हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू पीएमएस क्लासेस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था इसमें हम देखेंगे कि मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था, शासकों की भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी, किस किस शासक की क्या क्या भू राजस्व व्यवस्था थी। तो मुगल काल, इसको भू राजस्व व्यवस्था या इसी को आप लोग अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं, क्योंकि मुगल काल में जो आय का मेन स्रोत था, मुख्य स्रोत था, आय का मुख्य स्रोत था वो क्या था? भू राजस्व ही था। भू राजस्व, आय का मुख्य स्रोत क्या था? भू राजस्व था। भू राजस्व मतलब होता है जो खेती बाड़ी करके वहां से उसको बेच के जो उसका निर्यात करके जो धन प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भू राजस्व कहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं मुगल काल में भूमि को 3 भागों में बांटा गया था। 3 भागों में बांटा गया था। खालसा पहला खालसा भूमि थी, दूसरा जागीर भूमि थी और तीसरा था दान ए मासा भूमि। दान ए मासा भूमि। मुगल काल में भूमि को 3 भागों में बांटा गया था। पहला खालसा भूमि, दूसरा जागीर भूमि और तीसरा है दाने मासा भूमि। खालसा भूमि क्या होता था? इसमें जो भू राजस्व इसका जो इकट्ठा होता था ये पूरा कहाँ जाता था? सीधा केंद्र में। इसका जो भू राजस्व होता था वो पूरा केंद्र में जाता था, मतलब बादशाह के पास सीधे जाता था। बादशाह के पास वो खालसा भूमि थी। जागीर भूमि क्या होती थी? इसमें अधिकारियों को वेतन नहीं दिया जाता था। वेतन के बजाय उनको क्या? जमीन दे दी गई थी। कुछ जमीन दे दी गई थी कि इसका जो कर निकले, इसमें जो कर लगेगा, इसका जो भू राजस्व निकलेगा उसमें जो है ये अधिकारी लोग उसको वेतन के बजाय उनको क्या? ये जमीन दे दी गई थी जो उसकी मतलब जागीर भूमि जो थी वो अधिकारियों को दी गई थी, उनको वेतन के बजाय। मतलब ये कुछ जमीन का टुकड़ा है, उसकी जगह पे जो भी भू राजस्व इकट्ठा होता है उसके मालिक कौन रहेंगे? ये जो अधिकारी लोग रहते थे। इनको पैसे ना देके, इनको वेतन ना देके वो जमीन दे दी गई थी और इनको कुछ उस जमीन का जो भू राजस्व इकट्ठा होता था वो इनका होता था। दाने मासा भूमि एक तरह की अनुदान में दी गई जमीन होती थी, जो दान में दी गई थी। जैसे धार्मिक कार्यों के लिए या मतलब धार्मिक कार्यों के लिए जो दान में या किसी ऐसा गिफ्ट जो जमीन दी गई हो उसको दाने मासा भूमि कहते थे। इस पे कोई भी कर, किसी भी तरह का कर नहीं लगता था और इस पे मतलब कुछ भी इसका भू राजस्व मतलब इस पे नहीं लिया जाता था और ये किसी के पास इसका कर नहीं जाता था। इस पे कोई तरह का कर नहीं लिया जाता था। इसके बाद ठीक, अब क्या होता था? मुगल काल में भूमि पैमाइश की जाती थी। भूमि पैमाइश पैमाइश मतलब होता मापन। भूमि का मापन किया जाता था, जो कि अकबर द्वारा शुरू किया गया था। अब जो भूमि पैमाइश होती थी इसमें सिकंदरी गज का इस्तेमाल किया जाता था। पहले सिकंदरी गज का इस्तेमाल किया जाता, जो कि इसको बंद कर दिया गया और इसकी जगह पे इलाही गज का इस्तेमाल किया जाने लगा। इलाही गज का इस्तेमाल किया जाने लगा। किसके द्वारा शुरू किया गया? अकबर के द्वारा सिकंदरी गज को हटा के इलाही गज का भूमि पैमाइश मतलब भूमि मापन के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। इलाही गज लगभग 29 से 33 इंच का होता था। इतना समझ में आया? इसमें लोगों ने क्या क्या देखा? भू राजस्व क्या क्या है। भू राजस्व मतलब जमीन से जो हम लोग खेती बाड़ी करते हैं उसको बेच के, उसका निर्यात करके जो हमें धन प्राप्त होता है वो क्या था? भू राजस्व है। उसके बाद हम लोगों ने इसमें देखा भूमि को 3 भागों में बांटा गया था। पहली खालसा भूमि थी, फिर जागीर भूमि थी और दाने मासा भूमि थी।
खालसा भूमि में हमने देखा इसमें जो भू राजस्व इसका इकट्ठा होता था वो भूमि थी जिसका भू राजस्व सीधा केंद्र में अर्थात बादशाह के पास जाता था, सीधे बादशाह के पास या फिर राजकोष में जाता था, राजकोष में सीधा जाता था। दूसरा हम लोगों ने देखा उसके बाद जागीर भूमि। जागीर भूमि क्या थी? ये अधिकारियों को वेतन के बजाय दी गई हुई भूमि थी, मतलब थोड़ी उनको जमीन का टुकड़ा दे उठता था और उसमें उसका जो भी भू राजस्व होता था, इकट्ठा होता था, वो सीधे अधिकारियों के पास चला जाता था। तीसरा हमने देखा दाने मासा भूमि। दाने मासा भूमि, दाने मासा भूमि, दाने मासा भूमि में क्या था? ये अनुदान में दी गई हुई जमीन होती थी, अनुदान में दी गई जमीन होती थी। इस पे कोई भी कर नहीं लगता था, इसका कर कहीं पे भी नहीं जाता था, इस पे कोई भी कर नहीं लिया जाता था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मुगल काल में जो है पैमाइश मतलब मापन, मापन अकबर द्वारा शुरू किया गया था। अकबर ने सिकंदरी गज को हटा के सिकंदरी गज को बंद करके इसकी जगह पे क्या लेते आए थे? इलाही गज। इलाही गज जो कि 29 से 33 इंच का होता था। अकबर ने सिकंदरी गज को बंद करके इलाही गज का इस्तेमाल किया था। अब हम लोग थोड़ा इलाही गज के बारे में देखते हैं। इलाही गज जो था ये सबसे पहले अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। इलाही गज की सबसे मेन बात जो थी, इसमें रस्सी का प्रयोग नहीं होता था, रस्सी का प्रयोग नहीं होता था। इसमें बांस से मापन इसका होता था, बांस से मापन। इसमें रस्सी की जगह बांस का इस्तेमाल होने लगा इलाही गज में। इसके पहले इलाही गज के पहले जो भी जितने भी ऐसे सिकंदरी गज या कोई भी मापन जिसको जो मापन के लिए इस्तेमाल किया जाता था उसमें हर एक चीज में रस्सी का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इलाही गज जब आया, इलाही गज में अकबर के द्वारा इसको रस्सी को हटा के यहाँ पे क्या ला दिया गया? बांस। इसमें बांस से मापन शुरू कर दिया गया। जैसे ये है, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे, ये इस बांस से क्या करने लगे? इसका मापन करने लगे। ये बांस से बना होता था, इसीलिए इलाही गज में जो है रस्सी को हटा के इसकी जगह पे बांस से मापन शुरू करने लगे। ये बांस से बना था, इसीलिए इसको जरीब या तनब भी कहा जाता है। बांस से बने होने के लिए इसको जरीब या तनब भी कहा जाता है। इसका सबसे प्रथम अकबर द्वारा, प्रथम शासक अकबर है जिसके द्वारा ये शुरू किया गया बांस से मापन का, इलाही गज का। अब इसमें हम लोग देखते हैं मुगल काल में पहले क्या था? जब्ती प्रणाली लागू थी, जब्ती प्रणाली लागू थी। फिर जब टोडरमल आते हैं तो ये जब्ती प्रणाली को खत्म करके क्या कर देते हैं? जब्ती प्रणाली को खत्म करके आईने दहसाला प्रणाली की शुरुआत करते हैं। पहले मुगल काल में जब्ती प्रणाली लागू थी। फिर जब टोडरमल आते हैं लगभग 1580 में, ये क्या करते हैं? 1580 में आईने दहसाला प्रणाली को लागू करते हैं। अब क्या होता है? ये आईने दहसाला प्रणाली सबसे पहले किस शासक के शासन में ये लागू हुई थी? तो वो अकबर थे। अकबर के शासन काल में सबसे पहले आईने दहसाला प्रणाली लागू हुई थी। किसके द्वारा लागू की गई थी? टोडरमल के द्वारा लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? 1580 में। और किस प्रणाली को हटा के दहसाला प्रणाली लागू की गई थी? तो क्या थी? जब्ती प्रणाली। जब्ती प्रणाली को हटा के टोडरमल के द्वारा अकबर के शासन काल में दहसाला प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और 1580 में क्या? आईने दहसाला प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अब इसके अंतर्गत क्या था? इसका जो मापन होता था वो इलाही गज, मापन में इलाही गज का इस्तेमाल किया जाता था। और आईने दहसाला प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक 10 वर्षों में जो भूमि से उपज
उपज मतलब वहां पे भूमि से प्रत्येक 10 वर्षों में क्या था, प्रत्येक 10 वर्षों में वहां पे जो फसलों की उपज थी, फसलों की जो उपज थी उसका क्या किया जाता था, इसकी एक रिपोर्ट बनाई जाती थी कि प्रत्येक 10 वर्षों में उस फसलों में उपज में कितना कितना इसमें घटा है और कितना बढ़ा है। इसमें देखा जाता था कि हर एक 10 वर्ष में जो जमीन से जो फसलें जो उनकी जो उपज होती थी वो प्रत्येक 10 वर्षों में कितना बढ़ रही है, कितना घट रही है, और इसकी एक रिपोर्ट बनाई जाती थी जो कि सीधे बादशाह के पास भेज दी जाती थी। प्रत्येक 10 वर्षों में इसकी एक रिपोर्ट बनाई जाती थी और बादशाह के पास भेज दी जाती थी। इसकी एक सबसे और बड़ी बात थी, इसमें जो राजस्व लगता था वो 1/3 का लगता था। राजस्व क्या था इसमें, 1/3 का राजस्व लगता था आईने दहसाला के अंतर्गत। अब इसको एक बार देख लेते हैं क्या था आईने दहसाला। जब्ती प्रणाली पहले मुगल काल में लागू थी। मुगल काल में जब्ती प्रणाली को हटा के टोडरमल के द्वारा 1580 में आईने दहसाला प्रणाली की शुरुआत की गई। ये अकबर के शासन काल में शुरू की गई टोडरमल के द्वारा, और किस सन में, 1580 में। इसके अंतर्गत क्या था, इसका जो मापन था उसमें इलाही गज का इस्तेमाल किया जाता था, और प्रत्येक 10 वर्षों में फसलों की उपज में कितना बढ़ाव कितना चढ़ाव, मतलब उसमें कितना घटा है कितना बढ़ा है, ये उसमें एक रिपोर्ट बनाई जाती थी और वो बादशाह के पास भेज दी जाती थी। और यहाँ पे जो राजस्व लगता था वो 1/3 का लगता था। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें जो भूमि थी इसको 4 प्रकार में बांटा गया, 4 प्रकार में बांटा। अब इसमें पहला क्या थी, पहली पोलच, दूसरा परत या फिर इसी को हम लोग क्या करते हैं पड़ती, तीसरा चाचर, और चौथा था बंजर। पोलच भूमि क्या थी, इसमें ये प्रत्येक वर्ष खेती के लिए उपयोगी थी। मतलब इसमें जैसे हम लोगों ने इस साल खेती की तो उसको अगले साल हम लोग इसमें खेती कर सकते थे, उसके भी अगले साल, मतलब इसमें लगातार हम लोग प्रत्येक वर्ष खेती करने के लिए ये उपयोगी थी। कृषि उपयोग के लिए ये प्रत्येक वर्ष उपयोगी थी। उसके बाद परत और पड़ती, इसमें क्या था, ये थोड़ा कम उपजाऊ थी। इसमें अगर हम लोगों ने एक साल खेती कर ली तो इसके फिर अगले साल हमको रुकना पड़ता था। एक साल खेती कर ली, दूसरे साल हमको रुकना पड़ता था, फिर तीसरे साल हमने खेती कर ली, फिर चौथे साल हमको रुकना पड़ता, मतलब इसमें एक साल बाद खेती की जाती थी। इसके बाद आती है चाचर। इसमें क्या था कि इसमें अगर हम लोगों ने एक बार खेती कर ली तो हमको 2 से 3 वर्ष तक इसमें रुकना पड़ता था। मतलब जैसे हम लोगों ने इस वर्ष खेती की, फिर इसके बाद हमको 2 से 3 वर्ष रुकना पड़ता था। फिर एक साल हम लोगों ने खेती की, फिर इसमें 2 से 3 वर्ष रुकना पड़ता था। इस तरह से ये भूमि थी। मतलब इसमें एक साल उपजाऊ हो सकता था, फिर 2-3 वर्ष के लिए ये कोई उपयोग में नहीं आती थी। फिर एक साल हम इसमें खेती करते थे, फिर ये 2 से 3 वर्ष कोई उपजाऊ इसमें नहीं होता था। और जहां तक बात है बंजर, तो ये नाम से ही आप लोग जानते थे कि कृषि के उपयोग में नहीं आती थी, कृषि उपयोग के लिए ये नहीं थी, ये कृषि उपयोग के लिए नहीं थी। इसमें 5-10 साल में कभी एक बार किसी वर्ष में इसमें खेती की जाती थी, नहीं तो ये 5-10 साल इसमें खेती नहीं की जाती थी। ये कृषि उपयोग, ये मतलब उपजाऊ के लिए ये जमीन नहीं थी, ये बंजर थी। अब इसी में एक छोटी सी चीज हम लोग देखते हैं कि अकबर के द्वारा, ये सब जनरली अकबर के ही शासनकाल में शुरू किया गया है। अकबर के द्वारा एक भू राजस्व इकट्ठा करने के लिए एक करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। किसके लिए, जिससे भू राजस्व इकट्ठा करने के लिए अकबर के शासनकाल में अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, जिसमें ये क्या, इनका काम क्या था कि भू राजस्व को इकट्ठा करना या भू राजस्व को वसूलना। इनकी नियुक्ति जो की गई थी वो 1573 में की गई थी। 1573 में अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, अधिकारी की, जिनका काम क्या था कि भू राजस्व को इकट्ठा करना या भू राजस्व को वसूलना। अब
जब इनकी नियुक्ति अकबर के द्वारा की गई थी उस समय, जब ये अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी तो उस समय इनकी कुल संख्या 182 थी। ये कुल मिला के 182 इनकी संख्या थी जब ये नियुक्ति की गई थी अकबर के द्वारा। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि भूमि को 4 प्रकार में बांटा गया था। पहली थी पूरज भूमि, जो कि प्रत्येक वर्ष खेती के उपयोग के लिए ये उपयोगी थी। दूसरा थी परत या पड़ती, इसी को हम लोग बोलते हैं, जो कि हम इसमें अगर एक साल खेती करते थे तो हमको दूसरे साल रुकना पड़ता था, फिर तीसरे साल ये खेती के लिए उपयोगी होती थी, फिर अगले साल हमको रुकना पड़ता था, फिर ये उपयोगी होती थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि चाचर भूमि। चाचर भूमि क्या था कि एक वर्ष खेती के बाद इसमें हम लोग 2-3 वर्ष हम लोग को रुकना पड़ता था, फिर उसके अगले वर्ष हम लोग खेती करते थे, फिर 2-3 वर्ष हमको रुकना पड़ता था, मतलब इसमें 2-3 वर्षों का गैप हो जाता था। इसके बाद हम लोगों ने देखा बंजर भूमि। बंजर भूमि क्या थी, वो कृषि के उपयोग के लिए कुछ नहीं थी, मतलब उपयोगी नहीं थी। इसमें 5 से 10 साल तक क्या एक बार खाली खेती होती थी, उसके बाद इसमें कोई भी खेती नहीं होती थी। फिर 1573 में अकबर के द्वारा भू राजस्व की वसूली करने के लिए, भू राजस्व को इकट्ठा करने के लिए करोड़ी नामक अधिकारियों की नियुक्ति की गई। जब इनकी नियुक्ति की गई थी तो उस समय इनकी कुल मिला के संख्या 182 थी। 182 थी। ये हो गई अकबर के शासनकाल की बात। अब इसके बाद ये हो गई अकबर की बात, अकबर के शासनकाल में। अब हम देखेंगे शाहजहां के शासनकाल में क्या हुआ। शाहजहां में तो शाहजहां ने कुछ खास परिवर्तन नहीं किया था। उसने पूरा जितना अकबर का जो भू राजस्व था उसी को इसने पूरा का पूरा अपना लिया था और उसी के नियम के अनुसार ये भी चल रहे थे। उसके बाद शाहजहां ने बस एक परिवर्तन किया था, जो कि इजारेदारी प्रणाली को लागू किया था। इजारेदारी प्रणाली एक तरह की ठेकेदारी थी, ठेकेदारी प्रणाली आप लोग कह सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या था कि इनको मतलब मान लीजिए कोई जमीन है, इसके अंदर जो भी भू राजस्व इकट्ठा होता था, मतलब एक उनका ये था कि हाँ मुझे इसके अंदर इतना भू राजस्व चाहिए, उसके आप उसको चाहे जहां से दीजिए, उसमें चाहे आप कम कमाइए चाहे आप ज्यादा कमाइए, लेकिन इसके अंतर्गत हमको इतना भू राजस्व चाहिए। ये सब इन चीजों से निकल के बस एक नई ये प्रणाली को, इजारेदारी प्रणाली को लागू किए थे शाहजहां, जिसके अंतर्गत क्या था कि ये कोई जमीन मान लो या कहीं पे भी, तो इसके अंदर जो भी भू राजस्व इकट्ठा होता था वो उसमें से मतलब इतना इनको कुछ हिस्सा उसका ये ले लेते थे। अब उसमें चाहे उसमें ज्यादा निकले कम निकले उससे इनसे नहीं मतलब होता था, बस इतना इनको हर वर्ष या जैसे चाहिए था उसे वो ले लेते थे। और सब जो है वही अकबर वाला अपनाए थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि औरंगजेब के शासनकाल में क्या हुआ। तो औरंगजेब के भी शासनकाल में कुछ खास नहीं हुआ, बस इसने कानकूट प्रणाली की शुरुआत की थी और बाकी सब वही अकबर वाला इसने भी अपना लिया था। बस कानकूट प्रणाली एक नया इसने चालू किया था। अब ये हो गई मुगल कालीन के भू राजस्व में। अब इसमें हम लोग एक चीज, छोटी चीज और देखेंगे कि मुगल काल में सबसे ज्यादा आयात और निर्यात किस चीज का होता था। आयात और निर्यात किस चीज का होता, तो आयात जो होता था, आयात और निर्यात सबसे ज्यादा किस चीज का होता था। आयात होता था घोड़ों का और निर्यात होता था सूती वस्त्रों का। सूती वस्त्रों का, जिसको आप लोग कहीं पे भी देखेंगे इसको एक और नाम से जाना जाता, कोलिको। कहीं कहीं कोलिको भी आपको मिलेगा। तो ये इसमें विदेशों से क्या होता था, घोड़ों को मंगाया जाता था, आयात होता था घोड़ों का। मुगल काल में सबसे ज्यादा आयात घोड़ों का होता था और यहाँ से जो विदेशों में भेजा जाता था वो क्या था, सूती वस्त्र। जिसको कहीं पहले, जिसको हमारे लोग सूती वस्त्र कहते हैं, वहीं पहले कोलिको के नाम से प्रसिद्ध था, कोलिको के नाम से जाना जाता था। तो मुगल काल में सबसे ज्यादा आयात घोड़ों का, विदेशों से घोड़े मंगाए जाते थे, आयात घोड़ों का होता था और निर्यात सबसे ज्यादा सूती वस्त्रों का होता था, जिसको हम कोलिको के नाम से भी जानते हैं। एक चीज और इसमें बच रही है,
इसमें हम लोग देखेंगे कि नील की खेती मुगल काल में नील की खेती मुगल काल में सबसे ज्यादा, एक तो बयाना और दूसरा गुजरात। बयाना और गुजरात। बयाना आपको देखने को मिल जाएगा ये भरतपुर। बयाना कहाँ है? भरतपुर में। यहाँ पे सबसे ज्यादा नील की खेती होती थी। और गुजरात में अगर हम लोग बात करें तो गुजरात में एक जगह है सरखेज। तो मुगल काल में नील की खेती सबसे ज्यादा बयाना में, जो कि भरतपुर में है। तो मुगल काल में नील की खेती मतलब नील का उत्पादन जो सबसे ज्यादा होता था वो बयाना में, जो कि भरतपुर में स्थित है, और गुजरात में जो है सरखेज, बयाना में ये होता था। जो बयाना में कहाँ? भरतपुर। और गुजरात में जो है ये एक स्थान था सरखेज, जहाँ पे नील की खेती सबसे ज्यादा नील का उत्पादन होता था। तो ये हो गई कुछ बात जिसमें हम लोगों ने देखा मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था के बारे में, किनकी भू राजस्व व्यवस्था देखे, भूमि के प्रकार देखे, किस किस शासक द्वारा क्या क्या राजस्व व्यवस्था थी हमने वो देखा, अकबर द्वारा क्या क्या किया गया भू राजस्व व्यवस्था में वो हमने देखा, औरंगजेब का देखा, शाहजहां का देखा। उसके बाद हम लोगों ने इस पे कुछ अर्थव्यवस्था के भी बारे में बात की। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।